अध्याय 2111 हिंसक मानव। हान सेन की मुक्का उस ड्रैगन पर पड़ी जो एक ड्रैकोनिक उपस्थिति से बना था और उसे पेस्ट जैसा बना दिया। हान सेन ने उस प्राणी पर मुक्का मारा जिससे मुट्ठी के संपर्क में आने वाली हर चीज चूर्ण चूर्ण हो गई। वेदना। जब हान सेन की मुट्ठी ड्रैगन 29 की मुट्ठी से टकराई तो ड्रैगन 29 का चेहरा टेढ़ा हो गया। उसकी मुट्ठी और बाँह भी मुड़ गई थी। ड्रैगन 29 की मुट्ठी हान सेन की मुट्ठी से ऐसे टकराई जैसे कोई गेंद स्टील की चादर से टकरा रही हो। उंगलियों की हड्डियां चटक गईं जिससे उसके चेहरे के भाव विकृत हो गए। पूरा बाँह मुड़ गया और कवच चकनाचूर हो गया। हान सेन की मुट्ठी भी अभी भी आगे बढ़ रही थी। वह पिस्टन से चलने वाले खंभे जैसी मजबूत थी और सीधे ड्रैगन 29 की छाती में धंस रही थी। ड्रैगन 29 की मांसपेशियां बेजोड़ थीं और वे तुरंत बल के आगे झुक गईं और धंसने लगीं। उसका शरीर तुरंत पके हुए झींगे जैसा दिखने लगा। हान सेन का दुश्मन पीछे की ओर उड़ता हुआ ड्रैगन के खून की धारा में बह निकला। वेदना। ड्रैगन 29 का शरीर जमीन में एक लंबी खाई खोदता हुआ वापस नीचे आया। आखिरकार वह चट्टानों से टकराया। फिसलन की गति इतनी तेज थी कि वह चट्टानों को चीरता हुआ निकल गया और तभी वह रुका। ड्रैगन 19 और ड्रैगन 9 दोनों सदमे में थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे, मानो अविश्वास की एक बड़ी सी झलक हो। वे बस ड्रैगन की धूल को घूर रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ड्रैगन के शरीर की हालत देखकर यह समझ पाना मुश्किल था कि कोई अपने ही स्तर का व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। उस मूके ने ड्रैगन 29 को लगभग आसानी से मार ही डाला। सिर्फ ड्रैगन ही सदमे में नहीं था, बल्कि लड़ाई देखने वाले बाकी मार्क्वेस भी हैरान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक ड्रैगन था। दुनिया के सबसे बहादुर ड्रैगन ही थे। उनमें से एक को मुक्का मारा गया था और वो किसी चिथड़े की तरह हवा में उड़ रहा था। ये काफी डरावना था। मानव। डॉलर। ये कौन सी जाति है? क्या आपने पहले कभी इनके बारे में सुना है? नहीं। मानव। बहुत अजीब लगता है, डरावना। यहाँ तक कि एक ड्रैगन के शरीर पर भी इस तरह मुक्का मारा गया था। मनुष्यों के शरीर डरावने होते हैं। कई जीव इस घटना पर जोर जोर से चर्चा करने लगे। ड्रैगन 29 अपने ही खून से लथपथ था, चट्टानों के मलबे से बाहर निकलने की बेताब कोशिश कर रहा था। उसकी छाती अभी भी धंसी हुई थी और वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। उसके चेहरे के छिद्रों से ड्रैगन का खून लगातार बह रहा था। दहाड़। ड्रैगन 29 दहाड़ा। उसका शरीर फैल गया और उसके ड्रैगन पंखों में एक भयावह ड्रैकोनिक आभा थी। उसके शरीर पर अचानक असली ड्रैगन के शल्क जैसे दिखने वाले कुछ दिखाई दिए। उसके ड्रैगन सींग पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे। कुल मिलाकर अब वह एक असली ड्रैगन जैसा दिख रहा था, हालांकि एक मानव रूप में। इसके अलावा हान सेन का जो हाथ टूट गया था वह ठीक हो गया। ड्रैगन 29 एक विदेशी प्राणी बन गया था। यही वह रूप था जो उसने सक्रिय किया था, और अब पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचकर वह अंतरिक्ष को चीरता हुआ सीधे हान सेन के सामने पहुंच गया। उसकी शल्कदार मुठ्ठियां हान सेन की छाती की ओर मुक्का मारने लगीं। मुक्का हवा में चीरता हुआ फटा। उस तेज मुक्के के दबाव, बल और शक्ति को देखकर आप सोचेंगे कि यह किसी भी पहाड़ को ध्वस्त कर सकता है। तभी एक और हाथ प्रकट हुआ। वह सुनहरे कवच से सुसज्जित था। वह उस नई मुट्ठी के ठीक सामने प्रकट हुआ। उन लंबी सुनहरी उंगलियों ने ड्रैगन 29 की आने वाली मुट्ठी को थाम लिया। वह डरावना मुक्का पूरी तरह रुक गया। उसकी सारी ताकत और मनचाहा असर एक सेकंड से भी कम समय में गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उसका मुक्का बस दिखावा था और यह सब एक भ्रम था जिसमें असल में कोई ताकत इस्तेमाल नहीं की गई थी। सबकी चौंकी हुई आंखों के सामने सोने के कवच वाला हाथ हिला। फिर ड्रैगन 29 को उसने उठा लिया। बूम 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 बूम। ड्रैगन 29 का मजबूत विदेशी शरीर अब बस एक पंचिंग बैग में सिमट गया था। हान सेन ने उसे पकड़ लिया और ऊपर नीचे घुमाते हुए जमीन में दो बड़े गड्ढे बना दिए। ड्रैगन 39 का म्यूटेंट ड्रैगन शरीर पूरी तरह से टूट गया था। कुछ ही वार के बाद उसकी कठोरता खत्म हो गई और वह नरम पड़ गया। वाला कागज के फटने की आवाज सुनाई दी। ड्रैगन 29 का लगभग मिट चुका शरीर हवा में गायब हो गया। बहुत पागल है, वह एक ड्रैगन को भी इतनी बेरहमी से मार सकता है। उस आदमी का शरीर कितना मजबूत है। वह निश्चित रूप से उस स्तर का नहीं है। ड्रैगन 39 ने जल्दी से उसका कागज फाड़ दिया, लेकिन मैं उसे दोष नहीं देता। ऐसे कुछ और प्रहार और वह फट ही जाएगा। वे दोनों मार्क्वेस थे और उस आदमी ने ड्रैगन को हरा दिया। इंसानों के शरीर इतने डरावने क्यों होते हैं? मुझे आश्चर्य है कि मैंने इस दौड़ के बारे में पहले क्यों नहीं सुना। कई जीव इस घटना पर जोर जोर से चर्चा करने लगे। ड्रैगन 29 अपने ही खून से लथपथ था, चट्टानों के मलबे से बाहर निकलने की बेताब कोशिश कर रहा था। उसकी छाती अभी भी धंसी हुई थी और वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। उसके चेहरे के छिद्रों से ड्रैगन का खून लगातार बह रहा था। दहाड़। ड्रैगन 29 दहाड़ा। उसका शरीर फैल गया और उसके ड्रैगन पंखों में एक भयावह ड्रैकोनिक आभा थी।
उसके शरीर पर अचानक असली ड्रैगन के शल्क जैसे दिखने वाले कुछ दिखाई दिए। उसके ड्रैगन सींग पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे। कुल मिलाकर अब वह एक असली ड्रैगन जैसा दिख रहा था, हालांकि एक मानव रूप में। इसके अलावा हान सेन का जो हाथ टूट गया था वह ठीक हो गया। ड्रैगन 29 एक विदेशी प्राणी बन गया था। यही वह रूप था जो उसने सक्रिय किया था, और अब पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचकर वह अंतरिक्ष को चीरता हुआ सीधे हान सेन के सामने पहुंच गया। उसकी शल्कदार मुट्ठियां हान सेन की छाती की ओर मुक्का मारने लगीं। मुक्का हवा में चीरता हुआ फटा। उस तेज मुक्के के दबाव, बल और शक्ति को देखकर आप सोचेंगे कि यह किसी भी पहाड़ को ध्वस्त कर सकता है। तभी एक और हाथ प्रकट हुआ। वह सुनहरे कवच से सुसज्जित था। वह उस नई मुट्ठी के ठीक सामने प्रकट हुआ। उन लंबी सुनहरी उंगलियों ने ड्रैगन 29 की आने वाली मुट्ठी को थाम लिया। वह डरावना मुक्का पूरी तरह रुक गया। उसकी सारी ताकत और मनचाहा असर एक सेकंड से भी कम समय में गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उसका मुक्का बस दिखावा था और यह सब एक भ्रम था जिसमें असल में कोई ताकत इस्तेमाल नहीं की गई थी। सबकी चौंकी हुई आंखों के सामने सोने के कवच वाला हाथ हिला। फिर ड्रैगन 29 को उसने उठा लिया। बूम 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 बूम। ड्रैगन 29 का मजबूत विदेशी शरीर अब बस एक पंचिंग बैग में सिमट गया था। हान सेन ने उसे पकड़ लिया और ऊपर नीचे घुमाते हुए जमीन में 2 बड़े गड्ढे बना दिए। ड्रैगन 39 का म्यूटेंट ड्रैगन शरीर पूरी तरह से टूट गया था। कुछ ही वार के बाद उसकी कठोरता खत्म हो गई और वह नरम पड़ गया। वाला कागज के फटने की आवाज सुनाई दी। ड्रैगन 29 का लगभग मिट चुका शरीर हवा में गायब हो गया। बहुत पागल है, वह एक ड्रैगन को भी इतनी बेरहमी से मार सकता है। उस आदमी का शरीर कितना मजबूत है। वह निश्चित रूप से उस स्तर का नहीं है। ड्रैगन 39 ने जल्दी से उसका कागज फाड़ दिया, लेकिन मैं उसे दोष नहीं देता। ऐसे कुछ और प्रहार और वह फट ही जाएगा। वे दोनों माक्विस थे और उस आदमी ने ड्रैगन को हरा दिया। इंसानों के शरीर इतने डरावने क्यों होते हैं? मुझे आश्चर्य है कि मैंने इस दौड़ के बारे में पहले क्यों नहीं सुना। क्रेजी काऊ विस्काउंट लिटिल फ्लावर पर लगातार हमला करता रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह उसे मार नहीं पाया। उसके सारे डरावने घूंसे या तो हवा में उड़कर निकल जाते या जमीन पर गिरकर रेत का गुबार उड़ा देते। भागो मत, दादाजी गाय से लड़ो, क्रेजी गाय विस्काउंट लिटिल फ्लावर का पीछा करते हुए चिल्लाया। उसने अनगिनत घूंसे मारे, लेकिन वह लिटिल फ्लावर के कपड़ों को छू भी नहीं सका। उसी समय लिटिल फ्लावर पूरी तरह से उलझन में था। क्रेजी काऊ बहुत ही क्रूर और आत्मविश्वासी थी, लेकिन लिटिल फ्लावर समझ नहीं पा रहा था कि उस जीव के हमले इतने कमजोर क्यों थे। यह अवश्य ही कोई चाल होगी। लिटिल फ्लावर आमतौर पर सेक्रेड में कुलीनों के साथ अभ्यास करता था और उन राक्षसों में से किसी एक के साधारण हमले में भी सूक्ष्मता और गहराई होती थी। लिटिल फ्लावर ने यह सीख लिया था कि जो कौशल सरल प्रतीत होते हैं वे प्रायः सबसे अधिक भयावह होते हैं। इसलिए लिटिल फ्लावर को लगा कि पागल गाय का आत्मविश्वास ही उसकी एक मजबूत दुश्मनी है। वह सोचता रहा कि गाय की ये भयानक चालें और चुके किसी चाल की निशानी हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में नौसिखिए भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लिटिल फ्लावर को आखिरकार एहसास हुआ कि गलतियां वाकई असली थीं। कोई छिपी हुई मंशा नहीं थी और वह किसी धोखे में नहीं आने वाला था। मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ो। पागल गाय पागल हो रही थी। वह जानलेवा लग रहा था और उसकी गुस्से से भरी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसने इतनी देर तक मुक्का मारा था, लेकिन अभी तक लिटिल फ्लावर के कपड़े भी नहीं बिगाड़े थे। वह खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था और असफलता का ये जबरदस्त एहसास उसे और भी पागल कर रहा था। वह लड़ना चाहता था, चूहे को पकड़ने के लिए इधर उधर भागना नहीं चाहता था। अचानक क्रेजी काऊ विस्काउंट ने लिटिल फ्लावर को रुकते देखा। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और उसे गति में बदल दिया। वह जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा, लिटिल फ्लावर को मुक्का मारने की तैयारी में। वह चिल्लाया, बच्चे, भागने की कोई जगह नहीं है। लिटिल फ्लावर भागने का इरादा नहीं कर रहा था, लेकिन उसने भी अपनी मुट्ठी क्रेजी काऊ पर तान दी। अच्छा, आओ और दादाजी गाय की ताकत महसूस करो। पागल गाय की रगों में उत्साह दौड़ गया। उसका विशाल शरीर ऐंठ गया और उसने अपनी सारी शक्ति मुक्के में झोंक दी। वेदना। क्रेजी काऊ विस्काउंट की विशाल मुट्ठी लिटिल फ्लावर की अपनी छोटी मुट्ठी से टकराए, लेकिन पागल गाय का खौफनाक आनंदित चेहरा भावशून्य हो गया। पहले तो वह स्तब्ध दिखा, फिर वह स्तब्धता भय में बदल गई जब उसका शरीर दिशा बदलकर पीछे की ओर उड़ने लगा। किसी तारे की चमक के साथ वह कहीं दूर गायब हो गया। क्या ये वाकई इतना कमजोर हो सकता है? लिटिल फ्लावर स्तब्ध रह गया। वह आसमान की ओर देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। डॉट डॉट डॉट। जेनो बीन स्क्रॉल के एक और हिस्से में कई लड़ाइयां चल रही थीं। हर सेकंड लोग मैच से बाहर हो रहे थे, जिससे रोस्टर सिमट कर केवल 10,000 लोगों तक ही रह गया था। हान सेन धीरे धीरे एक मैदान में चला गया, लेकिन आसपास कोई जीव जंतु नहीं था।
अगर वह सचमुच लड़ने के लिए उत्सुक भी होता तो भी वह ऐसा नहीं कर पाता। वह काफ़ी देर से चल रहा था और उसे अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया था। समय बीतता गया और कई और जीव बाहर निकाले गए। 10 दिन बाद शुरुआती लड़ाइयाँ खत्म हो गईं। हान सेन ने ज़्यादातर समय इंतज़ार में बिताया। ड्रैगन 29 को हराने के बाद उसका सामना किसी और जीव से नहीं हुआ था। हान सेन एक मैदान पर आराम कर रहा था जब उसने महसूस किया कि आयाम विकृत हो रहा है। अंततः उसने खुद को वापस अग्नि कमल प्रणाली में पाया। अगले कुछ दिनों में बाकी टियर की लड़ाइयाँ खत्म हो गईं और जब हर टियर की सूची घटकर 10,000 रह गई तो स्क्रॉल पर लगी पेंटिंग धूल में बदल गई। उस पर फिर से रैंकिंग दिखाई देने लगी। हान सेन ने उस पर नज़र डाली और उसने खुद को मार्क्विस श्रेणी के 9,000 वर्ग में पाया। वह लगभग अंत के करीब था, लेकिन उसके नाम के आगे अंक 2 लिखा था। हान सेन ने बाकी प्रविष्टियां पढ़नी शुरू की और उसने देखा कि हर दूसरे प्राणी के नाम के आगे एक संख्या थी। उनका पद जितना ऊंचा था उनकी संख्या उतनी ही ज्यादा थी। हान सेन को तुरंत समझ आ गया कि वह क्या देख रहा है। यह उन दुश्मनों की संख्या थी जिन्हें उन्होंने हराया था। हान सेन के जेनो बीम स्क्रॉल में प्रवेश करने के बाद उसने ब्लैक स्टील बीस्ट और ड्रैगन 39 को मार डाला। उसने और कोई मार्क्विस नहीं मारा और किसी ने भी उसे उकसाने की कोशिश नहीं की। इसलिए उसका स्कोर मात्र 2 ही रहा। रैंकिंग में ऊपर के नामों ने हज़ारों जीत हासिल की, लेकिन वो रैंकिंग बस अस्थायी थी। जब रैंकिंग मुकाबले शुरू हुए तब आप पहले स्थान के लिए लड़े। हान सेन ने पहले कुछ रैंकों पर नज़र डाली और उसने देखा कि ड्रैगन का 8वां ड्रैगन पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर जो था वह बस एक पंजे का निशान था। वह कौन सी नस्ल थी, हान सेन को कुछ पता नहीं था। अगले कुछ प्राणी ऐसी जातियों के थे जिनसे हान सेन अपरिचित था। हालांकि 5वें नंबर पर एक दानव था जिसका नाम खान था। वह आदमी बच गया और जेनो बीम स्क्रॉल में शामिल हो गया, है ना? हान सेन बेफिक्र होकर आगे बढ़ गया। हान सेन ने नीचे देखा और कुछ और जीव देखे जिन्हें वह नहीं जानता था। जीनो ब्रह्मांड में बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां थीं। हान सेन को उम्मीद नहीं थी कि वह ज़्यादातर नाम पहचान पाएगा, लेकिन उसने लीडरबोर्ड पर कुछ काई को ऊंचे स्थानों पर देखा। जब हान सेन ने 8,000 रैंकों में देखा तो उसे लोन बांस का नाम दिखाई दिया। लगता है अब रैंकिंग का कोई खास मतलब नहीं रह गया है। कई असली डरावने जानवर शायद पीछे हैं, जैसे लोन बैम्बू, हान सेन ने मन ही मन सोचा। हान सेन ने दूसरे रैंकों की तरफ देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी नहीं देख रहा हो। वह उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। हान सेन ने राजा वर्ग की रैंकिंग की ओर रुख किया और वहां चाकुरानी को देखा। वह शीर्ष से 6,000 स्थान दूर थी। चूंकि आकाश महल का नेता देवता था, इसलिए वह जेनो बीम स्क्रॉल में भाग नहीं ले सकता था। लेकिन अगर वह भाग ले भी पाता तो भी वह इसमें शामिल नहीं होता। राजा वर्ग की रैंकिंग में पहला स्थान ड्रैगन 1 का था। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि यह वही ड्रैगन 1 था जिससे उसका सामना रिटर्न रूइंसी में हुआ था, या एक सदी पहले वाला ड्रैगन 1। वे 2 अलग अलग लोग थे। ड्रैगन्स को हर पीढ़ी में इसी प्रकार रैंक किया जाता था, इसलिए हमेशा एक से अधिक ड्रैगन 1 होते थे। हान सेन को निचले स्तर के रैंकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस शुरुआती कुछ रैंकों पर ही नज़र डाली। हालांकि जब उसने विस्काउंट के स्कोरिंग पर नज़र डाली तो उसे झटका लगा। लिटिल फ्लावर। हान सेन ने विस्काउंट लीडरबोर्ड पर पहला रैंक देखा, पवित्र खान लिटिल फ्लावर। वह मेरा लिटिल फ्लावर तो नहीं हो सकता, है ना? हान सेन के अंदर उत्साह उमड़ पड़ा। अगर वह सचमुच उसका बेटा था तो हान सेन को अब पता चल गया था कि वह पवित्र नाम की जगह पर है। इस नाम से उसे ढूंढना ज़्यादा आसान होगा। बहुत देर तक वह ये पता लगाने में असमर्थ रहा कि लिटिल फ्लावर को कहाँ रखा गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से ढूंढना शुरू करे। ब्रह्मांड बहुत बड़ा था। हान सेन चाहता था कि रैंक की लड़ाइयाँ जल्दी शुरू हों ताकि वह पुष्टि कर सके कि विस्काउंट लीडरबोर्ड सही है। वह जानना चाहता था कि क्या वह लिटिल फ्लावर सचमुच उसका बेटा था। हालांकि हान सेन ही अकेला नहीं था जो लिटिल फ्लावर पर ध्यान दे रहा था। बिल्कुल नहीं, पूरा जीनो ब्रह्मांड लिटिल फ्लावर नाम के पहले से अनजान विस्काउंट पर ध्यान देने लगा था। अधिकांश लोगों ने हान सेन के बारे में दोबारा नहीं सोचा, क्योंकि वह जिस स्कोर पर पहुंचे थे उसके कारण पवित्र शीर्षक पर चर्चा करना कहीं अधिक आकर्षक विषय था। सेक्रेड असल में एक गुट था, कोई जाति नहीं। दरअसल इसने एक समय बाकी सभी जातियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और इसकी जड़ें ब्रह्मांड के इतिहास में बहुत पीछे तक जाती हैं। सेक्रेड असल में लालटेन जलाने वाली पहली जाति थी। अपने पूर्व गौरव के बावजूद कुछ भयानक जरूर हुआ होगा जिसने इस गुट को अंधकार और अंधकार में डुबो दिया होगा। आमतौर पर यह माना जाता था कि सभी पुराने पवित्र कुलीन वर्ग ब्रह्मांड से लुप्त हो गए थे। लेकिन अब किसी ने जेनो बीम स्क्रॉल के लीडरबोर्ड में भाग लेने के लिए सेक्रेड नाम का इस्तेमाल किया था, और इसके अलावा वह प्रतियोगी विस्काउंट्स में सबसे ऊपर आ गया था। ये काफ़ी ध्यान आकर्षित कर रहा था।
सच तो यह है कि सेक्रेड और लिटिल फ्लावर के उत्थान के निहितार्थों के बारे में सिर्फ बुजुर्ग लोग ही जानते थे। ज्यादातर लोग लिटिल फ्लावर के संगीत की प्रशंसा सिर्फ उसकी कम उम्र की वजह से करते थे। जीनो ब्रह्मांड में आकार आपकी उम्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो लिटिल फ्लावर बिल्कुल एक बच्चे जैसा दिखता था। एक आदिम ग्रह पर एक बूढ़ा आदमी एक छड़ी पकड़े खड़ा था। उसका सिर कुत्ते जैसा था। उसने जेनो बीइंग स्क्रॉल के स्कोरबोर्ड को देखा, खासकर विस्काउंट वाले को। पवित्र नाम देखकर उसकी बूढ़ी आंखें चमक उठीं। सेक्रेड का कोई वारिस है? उसने पूछा। पवित्र के वे गांड अभी तक मरे नहीं हैं। गहरे समुद्र में एक अजगर जैसा जीव पानी के ऊपर से स्कोरबोर्ड को घूर रहा था। पवित्र शब्द ने उसे चिंतित कर दिया। जीनो ब्रह्मांड में कई जगहों पर रहस्यमय लोग और जीव जीनो बीइंग स्कोरबोर्ड पर नजर रख रहे थे। वे सभी विस्काउंट्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की जांच कर रहे थे। सेक्रेड और लिटिल फ्लावर का नाम अचानक पूरे जीनो ब्रह्मांड में फैल गया। इस बीच हानसेन का पद बहुत नीचे था। मार्क्विस के निचले पदों पर किसी का ध्यान नहीं गया। हानसेन ने कुछ समय के लिए अग्निकमल प्रणाली में ही रहने का फैसला करते हुए इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। उसे जल्द ही पता चल गया कि सबसे लोकप्रिय मार्क्विस लोन बैम्बू या ड्रैगन आर्ट नहीं था, वह एक आदमी था जिसे ईविल आई के नाम से जाना जाता था। कई जुआरियों ने ईविल आई की जीत पर खूब पैसा लगाया था। कुछ वेबसाइटों पर जैनोजेनिक रैंकिंग पर सर्वेक्षण थे। इनमें ईविल आई को काफ़ी समर्थन मिला। लोकप्रियता के मामले में ड्रैगन एक दूसरे स्थान पर था, लेकिन ईविल आई को कई गुना ज़्यादा पसंद किया गया। ये ईविल आई कौन है? इसे इतना समर्थन प्राप्त है। क्या ये लोन बैम्बू से भी ज़्यादा शक्तिशाली है? हानसेन को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है, इसलिए उसने ईविल आई के बारे में और जानकारी ढूंढने की कोशिश की। उसे जांचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ईविल आई वास्तव में काफ़ी प्रसिद्ध थी। पंखों के पास पुनर्जन्म का कुंड था, और यह न केवल जीनो आयुधों को पुनर्स्थापित कर सकता था, बल्कि व्यक्ति की प्रतिभाओं को भी उन्नत कर सकता था। बुद्ध के पास एक ऐसी तकनीक थी जिससे सभी ज्ञान और कौशल अगली पीढ़ी के व्यक्ति को हस्तांतरित किए जा सकते थे। लेकिन ये शक्तियाँ वास्तविक भौतिक पुनर्जन्म नहीं थीं। हालांकि ईविल आई एक ऐसा व्यक्ति था जिसका सचमुच पुनर्जन्म हो सकता था। अब तक किसी को नहीं पता था कि ईविल आई किस तरह का प्राणी है। कोई उसकी जाति नहीं जानता था, और बस इतना ही पता था कि उसका नाम ईविल आई है। वह बहुत पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था, क्योंकि वह जीनो ब्रह्मांड में अविनाशी था। यहाँ तक कि देवता रूपी कुलीन लोग भी बुढ़ापे में मर जाते थे, और यही बात ईविल आई के साथ भी सच थी। लेकिन ईविल आई के मरने के कुछ ही समय बाद एक और ईविल आई पैदा हो गया। नया ईविल आई पहले वाले की नस्ल का नहीं था, और न ही वह उतना शक्तिशाली था। जब उसे पाया गया तो वह सिर्फ एक अर्ल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये कुदृष्टि और भी शक्तिशाली होती गई। वह पहली कुदृष्टि से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उसे रोकना नामुमकिन था। सहस्राब्दियों के बीतने के साथ ये चक्र चलता रहा। हर बार जब दुष्ट नेत्र मरता तो किसी नई जाति से एक नया दुष्ट नेत्र उभरता और पिछली प्रजाति से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। दुष्ट नेत्र एक ड्रैगन, दानव, पंख और यहाँ तक कि एक मेका के रूप में भी प्रकट हुआ था। दुष्ट नेत्रों को जोड़ने वाला एकमात्र निरंतर सूत्र उनकी 4 दुष्ट आंखों का होना था। लेकिन ईविल आई ने खुद कहा था कि ईविल आई सिर्फ एक ही थी। उसने कहा कि सिर्फ वो ही थी, कोई और नहीं। इसलिए लोगों को यह विश्वास होने लगा कि ईविल आई सचमुच पुनर्जन्म ले सकता है। जब भी उसकी मृत्यु होती, वह एक नए रूप में पुनर्जन्म लेता। ऐसा करने के लिए वह कौन सी विधि अपनाता था, यह अज्ञात था, और यही कारण भी अज्ञात था कि वह हमेशा एक अलग जाति का सदस्य क्यों दिखाई देता था। इस बार जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो किसी को नहीं पता था कि वह किस जाति का है। बस इतना ही पता चल पाया कि स्कोरबोर्ड पर उसका नाम क्या था। शुरुआती लड़ाई में उसने एक भी विरोधी को नहीं मारा था। वह मार्क्विस सूची में सबसे नीचे था, लेकिन ईविल आई नाम ने जेनो ब्रह्मांड के लोगों में यह विश्वास जगा दिया कि वही प्रथम स्थान पर पहुंचेगा। इतने सारे पुनर्जन्मों के बाद उसका मन देवत्व प्राप्त कर चुका था। बस उसका शरीर अभी भी मार्कीज के स्तर पर बंधा हुआ था। हालांकि कोई भी उसे एक साधारण मार्कीज नहीं मानता था। लोन बैम्बू और ड्रैगन एड जैसे ताकतवर मार्क्विस भी सोचते थे कि ईविल आई उनसे बेहतर है। ईविल आई सबसे ऊपर थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ ऐसा कोई आदमी भी है। अगर ऐसा हुआ तो पहला स्थान पाना मुश्किल होगा। उम्मीद है कि मैं उससे जल्दी नहीं टकराऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर मैं शुरुआत में ही उससे लड़ पड़ा। जैसे जैसे हानसेन ने बुरी नज़र वाली किंवदंतियां पढ़ीं, उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। हालांकि 10,000 मार्क्विस युद्ध में शामिल होने वाले थे। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतना बदकिस्मत होगा कि उसे बुरी नज़र का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन रैंक वाली लड़ाइयाँ शुरू होने वाली थीं, जीनो ब्रह्मांड के सभी लोग लीडरबोर्ड पर गौर से नज़र गड़ाए हुए थे। खासकर ताकतवर लोग, वे कमज़ोर दुश्मनों से भी लड़ने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि जल्द ही जेनो बीइंग स्क्रॉल पर लीडरबोर्ड हिलने लगा।
जब वह फिर से पढ़ने लायक हुआ तो वह मुकाबलों के शेड्यूल में बढ़ चुका था। हान सेन ने अपने सूचीबद्ध प्रतिद्वंद्वी पर नज़र डाली और पाया कि वही विलाई नहीं था। इससे उसे बहुत राहत मिली। उसे अब खुद को सबसे अच्छा मार्क्वेस नहीं लगता था और उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह कम हताशा वाली लड़ाई से शुरुआत करे। लेकिन जब हान सेन ने गौर से देखा तो उसे झटका लगा। उसका पहला प्रतिद्वंदी काहा डेमन था। लगता है मेरा भाग्य खान के भाग्य से जुड़ा हुआ है। हान सेन मुस्कुराया। अपने विरोधियों को देखने के बाद हान सेन ने लिटिल फ्लावर के संभावित दुश्मनों पर नज़र डाली जो विस्काउंट श्रेणी के थे। उसने देखा कि इन सब के बीच एक खास नस्ल थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। यह एक साधारण पंजे के निशान से दर्शाया गया था। उफ, जो भी हो, मुझे परवाह नहीं। मुझे बस यह अगली लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी है ताकि मैं पता लगा सकूं कि क्या वह विस्काउंट सचमुच मेरा लिटिल फ्लावर है, हान सेन ने मन ही मन सोचा। जेनो बीइंग स्क्रॉल खास था। आकाशगंगा के सभी जीव इन लड़ाइयों को देख सकते थे। यहाँ तक कि बिना आंखों वाले जीव भी इन लड़ाइयों में क्या हो रहा है यह महसूस कर सकते थे। लेकिन आप चाहे कोई भी औजार या हुनर इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ इन लड़ाइयों को बाद में देखने के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। अगर आप किसी मशीन से किसी भी मैच को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें और बाद में अपनी बनाई हुई फाइलें चलाएं तो आपको आसमान में सिर्फ एक कांसे के स्क्रॉल का फुटेज दिखाई देगा। स्क्रॉल खुद पूरी तरह से खाली दिखेगा। सभी टिया एक साथ लड़ने लगे, इसलिए हान सेन को लिटिल फ्लावर से पहले अपनी लड़ाई खत्म करनी होगी। इस तरह वह लिटिल फ्लावर से मिलने के लिए दौड़ सकता था। टीमें स्थापित हो गईं और फिर से स्क्रॉल पर लिखे नाम धूल में बदल गए। फिर उनकी जगह एक पेंटिंग दिखाई दी। पहले की तरह हान सेन को लगा कि उसके आसपास की चीज़ें विकृत हो गई हैं। वह जल्द ही फिर से स्क्रॉल में घुस गया और उसके बगल में उसका नाम लिखा हुआ कागज़ दिखाई दिया। लेकिन अखाड़ा पिछली बार से अलग था। इस बार वह समुद्र पर था। उसका शरीर लहरों के ऊपर मंडरा रहा था। उसने चारों ओर देखा और कुछ 1000 मीटर दूर एक दानव पुरुष को देखा। वह भी हान सेन को देख रहा था। खान ने हान सेन को देखा और भौहें चढ़ा दीं। वह ये नहीं बता पा रहा था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के सोने के कवच के नीचे कौन सी जाति है, लेकिन उसने उसे एक दानव मान लिया। डॉलर इंसान। खान ने हान सेन के कागज़ को देखा और मन ही मन विवरण पर विचार किया। वह जेनो बीइंग स्क्रॉल में भाग लेने वाला सबसे शक्तिशाली माकीज दानव था। फिर भी खान कोई लापरवाह आदमी नहीं था और उसने हर उस माकीज पर शोध करने के लिए समय निकाला था जिसका वह सामना कर सकता था। मानव डॉलर के बारे में खान जानता था कि उसने ड्रैगन 29 को हरा दिया है, इसलिए खान उसे कम नहीं आंकेगा। कच्चा खान एक अमानवीय प्राणी बन गया। उसकी लंबाई 10 मीटर तक बढ़ गई और उसके शरीर के चारों ओर एक राक्षसी हवा छा गई। जब हान सेन ने खान को दानव बनते देखा तो वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दानव ने ऐसा कैसे किया। इससे पहले हान सेन ने उसके विशाल शरीर को नष्ट कर दिया था, लेकिन अब वह ठीक था। उसका इलाज हो चुका था और वह पहले जैसा ही दानव बन गया था। वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। हालांकि इस बार उनका रूप थोड़ा अलग था। उन्होंने एक जोड़ी दस्ताने पहने हुए थे जो उनके शरीर के बढ़ने के साथ नहीं टूटे, वे उनके साथ ही बढ़ते गए। दस्ताने काले स्टील से बने लग रहे थे, लेकिन उनमें कीलें लगी हुई थीं। उनमें से एक तो बहुत लंबा था और उसकी नोक सुई से भी तेज थी। खान ने अपनी गलतियों से सीखा था। उसने विशालकाय तकनीकों का बार बार अभ्यास किया था और ऐसा करके उसे एक ऐसा खजाना मिला जिसका इस्तेमाल वह उस रूप में कर सकता था। यह आपात स्थिति के लिए था अगर कोई घातक वार चूक जाता। यह दस्ताना एक किंग श्रेणी का हथियार था जिसे लाइटनिंग स्पाइक कहा जाता था। अगर खान डेमंस के लिए इतना खास न होता तो उसे किंग श्रेणी के हथियार का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिलती। हालांकि खान इसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फिर भी वह इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सकता था। यह मार्क्विस के लिए उसकी मुक्का मारने की गति को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। लाइटनिंग स्पाइक के साथ उसकी मुक्का मारने की गति लाल बादल जितनी तेज थी। अब गति के मामले में कोई भी उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता था। उसके पास एक दैत्य जैसी शक्ति थी और साथ ही बिजली की स्पाइक जैसी गति भी। खान को यकीन नहीं था कि वही विलाई को हरा पाएगा या नहीं, लेकिन उसे लोन बैम्बू और ड्रैगन एज से मुकाबला करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसे पूरा यकीन था कि वह शीर्ष 10 में पहुंच सकता है। कान इतने भोले नहीं थे कि उन्हें लगे कि शीर्ष 5 में उनकी मौजूदा स्थिति बरकरार रह सकती है। हालांकि कई शीर्ष लोगों को उनकी मौजूदा रैंकिंग की परवाह नहीं थी। कई शीर्ष लोग अभी सूची में सबसे नीचे रहकर ही खुश थे, लेकिन उन्हें तभी संतोष होगा जब सब कुछ खत्म होने पर वे शीर्ष 10 में ही बने रहें। भाड़ में जाओ, खान दहाड़ा। उसका विशालकाय शरीर समुद्र पार करके हान सेन की ओर दौड़ा। उसने जो दस्ताने पहने थे वे बिजली के काले बोल्ट जैसे थे। वे हान सेन के सामने अपनी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए आए। आकाशीय दानव की शक्तियां जब बिजली के स्पाइक्स की गति के साथ मिल जाती तो खान को उम्मीद थी कि वह चूकेगा नहीं।
अपनी विशाल शक्तियों के साथ कुछ ही लोग ऐसे विनाशकारी प्रहार का सामना कर सकते थे। उसे बस ये सुनिश्चित करना था कि उसका प्रहार लक्ष्य पर लगे। हान सेन इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था। खान को इस तरह अपनी ओर दौड़ते देखना उसके लिए बहुत अच्छा था। उसने अपना रक्त नाड़ी सूत्र और जेड स्किन का इस्तेमाल किया और विशालकाय खान की ओर एक मुक्का मारा। हान सेन के शरीर के अंदर क्रिस्टलीकृत रक्त उबल रहा था। उसका मांस जेड बन गया क्योंकि उसके अंदर दो अलग अलग शक्तियां एक हो गईं। लेकिन हान सेन ने जेड स्किन देव प्रकाश नहीं छोड़ा। उसने केवल अपने शरीर की वास्तविक शक्ति का उपयोग खान के आने वाले मौके का मुकाबला करने के लिए किया। कच्चा बिजली की कील हान सेन के सोने से जड़े दस्ताने में घुस गई। खान जानलेवा लग रहा था। वकील को हान सेन के शरीर में घुसा देना चाहता था। अगले ही पल खान अविश्वास से देखता रहा। शक्तिशाली लाइटनिंग स्पाइक सिर्फ हान सेन के कवच को भेदने में कामयाब रहा था। जब वह कवच को भेदकर हान सेन की त्वचा से टकराया तो धातु के खड़खड़ाने जैसी आवाज हुई और वह आगे नहीं बढ़ सका। जब हान सेन का जेड स्किन मार्क्विस स्तर का हो गया तो ये रक्त नाड़ी सूत्र के साथ हुए बदलाव से कहीं ज्यादा मजबूत बदलाव था। अब उसका शरीर किसी उच्च श्रेणी के ड्रैगन जितना मजबूत था। धमाका, दोनों महाशक्तियां आपस में टकरा गईं। प्रचंड तरंगें इतनी विनाशकारी थीं कि 100 मीटर ऊंची लहरें उठीं। खान का शरीर भी लड़खड़ाकर कुछ 100 मीटर पीछे की ओर गिर गया। दूसरी ओर हान सेन केवल 10 मीटर पीछे गिरा। खान और बाकी दानव जो ये सब देख रहे थे स्तब्ध रह गए। खान के विशाल शरीर की शक्ति बेजोड़ होनी चाहिए थी। उसे कोई नहीं हरा सकता था, खासकर मार्क्विस रैंक के डॉलर का खान की विशाल शक्ति को हरा देना आश्चर्यजनक से भी ज्यादा था। वाह, मैं सोच रहा हूं कि इंसान क्या होते हैं। वे इतने डरावने और ताकतवर कैसे हो सकते हैं। वे तो ड्रैगन से भी ज्यादा डरावने हैं, किसी ने कहा। खान गुर्राया। अब वह सचमुच बहुत नाराज था क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे अपनी कच्ची ताकत से हरा दिया है। वह बस यही मान रहा था कि यह कोई संयोग ही रहा होगा और इसलिए उसने हान सेन पर फिर से हमला करने के लिए और ताकत जुटाई। मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं है, मुझे लिटिल फ्लावर से मिलना है। हान सेन ने अपना हाथ उठाया और फिर उसकी उंगलियों के बीच एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वह एक सिक्का बन गई। डिंग, हान सेन ने अपनी उंगलियां हिलाईं और सिक्का कान की मुट्ठी पर मारा। सिक्का शक्ति से भरी उस विशाल मुट्ठी में चिपक गया और जैसे ही वह हाथ से चिपका खान की मुट्ठी ऐसे नीचे गिर पड़ी मानो कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। सिर्फ मुट्ठी ही नहीं गिरी बल्कि खान का पूरा शरीर भी उसकी मुट्ठी के साथ नीचे गिरा और दोनों लड़ाकों के नीचे समुद्र में गिर गया। वेदना, खान पानी के ऊपर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। उस पर जो मायावी भार था वह इतना भारी था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह सीधा पानी में गिर गया और उसकी लहरों के नीचे वह तेजी से डूबने लगा। हान सेन खुद भी इस बात से काफी हैरान था। ये पहली बार था जब उसने अपनी संशोधित सिक्का शक्तियों का इस्तेमाल किया था और नतीजे उसकी उम्मीदों से बढ़कर थे। हान सेन ने अपने कौशल कॉइन को संशोधित करने के लिए टर्टल, स्काई पैलेस फोर्स और सप्रेस एविल का इस्तेमाल किया था। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वह इसे दूसरों के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए असली लड़ाई में इस कौशल के पहले इस्तेमाल के ये नतीजे काफी अच्छे थे। आखिरकार कॉइन के लिए कान के विशालकाय शरीर को समुद्र में डुबाने की ताकत जुटाना वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी। इस ताकत का विरोध करने की कान की सारी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम रहीं। वेदना, 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 वेदना। वह सिक्का उस दानव के दाहिने दस्ताने से जुड़ा एक पहाड़ सा था। खान की ताकत भी उसे डूबने से नहीं रोक सकी। जैसे जैसे दानव समुद्र में छटपटाता रहा पानी में उथल पुथल मचती रही। उसकी शक्ति पानी को दूर धकेलती रही लेकिन अंततः ये व्यर्थ था। वह तैर नहीं सकता था और धीरे धीरे उसका शरीर डूबने लगा। वह जितना गहरा होता गया उसकी छटपटाहट पानी की सतह को उतनी ही कम हिला पाए। ये बताना मुश्किल था कि खान वास्तव में कितनी दूर तक डूबा। अब हान सेन को इस तकनीक का इस्तेमाल करने के अपने फैसले पर लगभग पछतावा हो रहा था। वह इस लड़ाई को जल्दी से जीतना चाहता था लेकिन खान अब समुद्र के नीचे कहीं था। कॉइन की शक्ति खान को सिर्फ दबा सकती थी, मार नहीं सकती थी। अपने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हान सेन को पानी में ही ऐसा करना होगा। हालांकि इससे पहले कि हान सेन समुद्र में खान के साथ जुड़ता एक सफ़ेद रोशनी चमकी। एक टूटा हुआ कागज दिखाई दिया जिस पर खान का नाम लिखा था। हान सेन एक बार फिर चौंक गया। उसने तो सिर्फ खान को पानी में गिराया था। खान ने इतनी जल्दी अपना कागज फाड़कर हार क्यों मान ली। आखिरकार दानव और उसका भयानक शरीर अंतरिक्ष में भी चल सकता था और बच भी सकता था। इस लड़ाई को देख रहे दूसरे दानव भी उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समुद्र में गिरने के बाद खान ने लड़ाई क्यों हार मान ली। हान सेन को एहसास ही नहीं हुआ कि उसने खान के साथ असल में क्या किया था। खान ताकतवर तो था लेकिन उसका विशालकाय शरीर भारी था। सिक्के के साथ वह गहरे समुद्र में डूबता ही जा रहा था। लेकिन वह सागर अथाह था।
वह कम से कम 30,000 मीटर नीचे चला गया था और उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था और न ही निकट भविष्य में समुद्र तल के दिखने का कोई संकेत। और पानी का दबाव असहनीय रूप से तेज होता जा रहा था। काहन ऊपर, बाहर और दूर तैरना चाहता था, लेकिन अब उसकी मुट्ठी पर बहुत ज्यादा दबाव था। अगर उसने लाइटनिंग स्पाइक के दस्ताने नहीं छोड़े तो वह उनके साथ डूबकर मर जाएगा। सबसे बढ़कर, काहन ने स्वीकार किया कि वह जीतने वाला नहीं था, और अगर उसने अपने लाइटनिंग स्पाइक्स छोड़ दिए तो उसके पास अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का कोई मौका नहीं होगा। राजा वर्ग की उस वस्तु को खोना सबसे बुरा परिणाम होगा, इसलिए उसने लड़ाई छोड़ने और जेनो बीम स्क्रॉल में अपनी भागीदारी को त्यागने का फैसला किया। वह जानता था कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है और यही उसके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी इससे वह बहुत उदास हो गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वह इतनी आसानी से लड़ाई कैसे हार गया। हान सेन के आसपास का आयाम विकृत हो गया। वह जेनो बीम स्क्रॉल से बाहर आ गया और वापस प्लैनेट फायर लोड्स पर प्रकट हुआ। हान सेन ने जल्दी से कांस्य स्क्रॉल को देखा, लेकिन हान लिटिल फ्लावर की लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। मैं बहुत धीमा था, हान सेन ने आह भरी, और फिर उसने वेब ब्राउज किया। कई जीव लिटिल फ्लावर की लड़ाई पर चर्चा कर रहे थे, और फिर हान सेन को एहसास हुआ कि उसकी गति चाहे जितनी भी तेज क्यों न हो, उसे हर हाल में हारना ही था। विस्काउंट श्रेणी में लिटिल फ्लावर की लड़ाइयाँ कभी भी 3 सेकंड से ज़्यादा लंबी नहीं लगती थीं। जो कुछ हुआ उसके विवरण के अनुसार हान सेन को पता चला कि लिटिल फ्लावर सफ़ेद कवच पहने एक लड़का था। ऊपर बताए गए कवच के कारण उसका चेहरा वर्णित नहीं किया जा सका। कुल मिलाकर विवरण लिटिल फ्लावर की उम्र से मेल खाता था। हान सेन उदास हो गया। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने दूसरी तरफ से स्टे अप लेट की आवाज़ सुनी। स्टे अप लेट बहुत उत्साहित लग रहा था और उसने कहा, क्या तुमने जेनो बीम स्क्रॉल में हान लिटिल फ्लावर को देखा है? वह बिल्कुल लिटिल फ्लावर जैसा दिखता है। मैं व्यस्त था, मैं इसे नहीं देख सका। हान सेन उदास हो गया। ये तो शर्म की बात है। लड़ाई इतनी तेज थी कि मैं और देखना चाहता था, लेकिन ये सचमुच लिटिल फ्लावर जैसा लग रहा था। अगर वह वही होता तो बहुत अच्छा होता। स्टे अप लेट अब उसे ढूंढने की और भी जल्दी में था। हालांकि हान सेन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसकी लड़ाई ने ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। कुछ दानवों और ड्रैगन दर्शकों के अलावा बहुत कम लोगों ने उसका प्रदर्शन देखा। हान लिटिल फ्लावर ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उसकी ताकत के कारण सभी उसे लड़ते हुए देख रहे थे। इसके अलावा कई लोग झगड़े से उसकी पहचान की पुष्टि करना चाहते थे और यह निर्धारित करने की कोशिश करना चाहते थे कि क्या वह वास्तव में सेक्रेट से था। आगे और भी कई लड़ाइयाँ होनी थीं और हान सेन ने हर एक को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दिया। लेकिन हर बार लिटिल फ्लावर उससे तेज होता था और इसी वजह से उसे देखने का मौका ही नहीं मिला। लिटिल फ्लावर हर जगह लोकप्रिय था। उसने एक ही वार में सब कुछ मार गिराया। अब तक कोई भी उसे हराने के करीब भी नहीं पहुंच पाया था। बहुत डरावना। लिटिल फ्लावर किस नस्ल का है? उससे तो राक्षस और अजगर भी हार जाते हैं। वह बहुत डरावना है। मुझे नहीं पता कि किस तरह का राक्षस इतना डरावना हो सकता है। पवित्र कोई जाति नहीं है, पवित्र एक स्थान है। ये तो स्काई जैसा दिखता है। सिर्फ स्काई ही इतने बीमार इंसान को ठीक कर सकता है। स्काई मजबूत तो हैं, पर उतने मजबूत नहीं। पूरे ब्रह्मांड में लोगों ने लिटिल फ्लावर की असली पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि वह असल में कौन था। हान सेन एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उसने ऐसी ही चर्चाएं सुनी। उसे बहुत दुख हुआ कि वह लिटिल फ्लावर के झगड़े नहीं देख पाया। क्या वह बच्चा सचमुच मेरा बेटा है? हान सेन ने सोचा। ड्रैगन के राज्य के अंदर ड्रैगन 9, ड्रैगन 19 और ड्रैगन 39 ड्रैगन 8 का इंतजार कर रहे थे। जब वह पहुंचा तो वे उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए। भाई 9, बहन 19, भाई 29, क्या आप सब यहाँ मेरा जश्न मनाने आए हैं? ड्रैगन 8 मुस्कुराया। ड्रैगन 19 बोला, भाई 8, हमने तुम्हारा शेड्यूल देखा। अगले 2 राउंड में तुम्हारा मुकाबला डॉलर नाम के किसी इंसान से होगा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं किससे लड़ता हूँ? ड्रैगन 8 ने लापरवाही से कहा। यह आदमी बहुत ताकतवर है। कितना डरावना है। भाई 29 उसके मुक्कों का सामना नहीं कर पाए। खान एक दानव बन गया, लेकिन उसे भी हरा दिया गया। हमने उसके मुकाबले देखे और हर एक में उसे करारी हार मिली। मुझे नहीं पता कि वह आदमी कहाँ से आया है, लेकिन उसे कम नहीं आंका जा सकता। वह हमारे सबसे अच्छे ड्रैगन जैसा है। उसके खिलाफ लापरवाही मत करना, ड्रैगन 19 ने कहा। मेरे लिए तो हर दुश्मन एक जैसा है। बुरी नज़र सामने होने पर भी मैं जीत जाऊंगा, ड्रैगन 8 ने शांति से कहा, लेकिन उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। मुझे उम्मीद है कि डॉलर उतना ही मजबूत होगा जितना तुम कह रहे हो। जितना मजबूत उतना ही अच्छा। सच में। हान सेन लिटिल फ्लावर की लड़ाई नहीं देख पाया, इसलिए वह दूसरों की लड़ाई देखने चला गया। मार्क्विस में से वह ड्रैगन 8 और लोन बैम्बू की लड़ाई देखने में कामयाब रहा।
हान सेन ईविल आई की लड़ाई देखना चाहता था, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि ईविल आई के सभी विरोधी जब भी उसके सामने आते, हार मान लेते। कोई भी इतने डरावने व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहता था। हान सेन ने सोचा था कि उस दिन उसे ईविल आई लड़ते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने देख लिया। उस दिन कोई प्राणी इतना बहादुर या मूर्ख होता था कि रुक कर लड़ता। उस जीव के 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। वह चांदी का कवच पहने किसी राक्षस जैसा लग रहा था। उसके 2 निचले हाथों में छड़ें थीं, जबकि बाकी 4 भुजाओं में चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी और लाठी अलग अलग थीं। हर जानवर का सिर अनोखा था। बीच वाला सिर एक पक्षी का था, जबकि बाकी 2 पर राक्षसी चेहरे थे। बायां सिर स्त्री का और दायां सिर पुरुष का लग रहा था। तीनों सिर ऐसे लग रहे थे मानो वे आपस में बात भी कर सकते हों। प्राणी के 6 हाथों में हथियार बुरी नज़र के खिलाफ शानदार ढंग से चमक रहे थे। रोशनियां अजीब थीं, और हर चमक का रंग अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कई अलग अलग शक्तियां हों। छड़ी लकड़ी की थी, चाकू सोने का था, तलवार पानी की थी, कुल्हाड़ी आग की थी, लाठी मिट्टी की थी। 5 हथियार मिलकर रोशनी फैला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक साथ मिलकर एक संरचना बना रहे हों, और जब 5 शक्तियां एक साथ आती तो आक्रमण शक्ति और बढ़ जाती। हान सेन ने सोचा कि जब 5 शक्तियां एक साथ मिलेंगी तो वे उसके शरीर जितनी मजबूत हो जाएंगी। इस ब्रह्मांड में कई छिपे हुए अभिजात वर्ग बिखरे हुए हैं। क्या एक अभिजात वर्ग इन सभी शक्तियों को एक साथ जोड़ सकता है? इन सभी कौशलों और क्षमताओं को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं कि वह सबसे महान मार्क्वेस में से एक है। उसने जो शक्तियां एक साथ जोड़ी हैं वे लगभग मेरी शक्ति जितनी ही महान हैं, हान सेन ने मन ही मन सोचा। हान सेन ने 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले प्राणी के कागज के टुकड़े पर नजर डाली। उस पर लिखा था, नष्ट क्रोधी मनुष्य। हान सेन को एहसास हुआ कि नष्ट जीनोहॉल की 5 सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक है। इसीलिए यह प्राणी इतना शक्तिशाली था। हान सेन ने रेजमैन के प्रतिद्वंदी की ओर देखा। उसने बैंगनी और सफ़ेद रंग का कवच पहना हुआ था। कवच पर लगे बैंगनी रंग के हड्डी के फूल उसकी सतह से उभरे हुए थे। हान सेन उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसका शरीर इंसान जैसा था। इस बार पुनर्जन्म लेने के बाद किसी को नहीं पता था कि ईविल आई किस जाति का है। जब रेजमैन ने हमला किया तो ईविल आई ने कोई लड़ाई नहीं की, बल्कि हवा की तरह उसके चारों ओर की झाड़ियों को चीरता हुआ निकल गया। रेजमैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह ईविल आई को छू नहीं पाया। ईविल आई, क्या तुम यूं ही टालमटोल करते रहोगे? रेजमैन अचानक रुक गया। उसकी 6 आंखें ईविल आई को मुस्कुराते हुए घूर रही थीं। दुष्ट आंख जहां थी वहीं खड़ी रही, और जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज़ बेसुरी थी। तुम पहले प्राणी हो जिसने मुझसे लड़ने की हिम्मत की है। इसके लिए मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बाकी लोग तुमसे डर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तुम ऐसा तभी कह सकते हो जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। रेजमैन बहुत गुस्से में लग रहा था, और उसके हथियार उसके हाथों में खड़खड़ा रहे थे। ईविल आई के चारों ओर कई रोशनियां बन गईं। 5 अलग अलग रंग मिलकर एक विशाल लेकिन अनोखी रोशनी बन गए। उस रोशनी ने ईविल आई को अपनी किरणों में जकड़ लिया। रेजमैन ने अपने प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर रोशनी को निचोड़ने और संघनित करने की कोशिश की, जिससे उसकी शक्ति फूट पड़ी। वह ईविल आई को मारने की कोशिश कर रहा था। हान सेन हैरान था। रेजमैन का लाइट स्किल हान सेन के चाकू के सिल्क जैसा था। हान सेन के चाकू के रेशम कभी भी इस्तेमाल किए जा सकते थे, लेकिन रेजमैन को अपनी जेल बनाने के लिए 5 तत्वों की ज़रूरत थी। इसका मतलब था कि उसके कौशल पर एक सीमा थी, जबकि हान सेन के चाकू के रेशम कभी भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। रेजमैन को इस तरह शक्ति का उपयोग करते देख हान सेन को पता चल गया कि वह एक विशेष व्यक्ति है। अब तुम कहाँ छिपोगे? रेजमैन चिल्लाया। 5 रोशनियां उसके दुश्मन के चारों ओर कस गईं, और ऐसा लग रहा था कि वे ईविल आई के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालेंगी। ईविल आई अभी भी रोशनी में था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर रोशनी पर दबाव डाला। देखने वालों को उम्मीद थी कि एक अद्भुत लड़ाई शुरू होगी, लेकिन जैसे ही ईविल आई का हाथ रोशनी से टकराया, रोशनी बिखर गई। प्रकाश की रचना साधारण किरणों का एक समूह बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे ईविल आई के हाथ पर एक भंवर मौजूद हो, जो उन्हें सहजता से अपनी ओर खींच रहा हो। ईविल आई ने उन सभी रोशनियों को अपने हाथ में इकट्ठा कर लिया, जब तक कि उसकी हथेली पर बेसबॉल के आकार का एक प्रकाश का गोला इकट्ठा नहीं हो गया। वह रोशनी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी, मानो कोई बम हो। यह नामुमकिन, रेजमैन हकलाया। 5 तात्विक शक्तियों से किया गया उसका सबसे जबरदस्त हमला भी ईविल आई को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका था। ईविल आई ने उसे तोड़ दिया और उसकी शक्ति अपने लिए छीन ली। ईविल आई ने रेजमैन पर रंगीन प्रकाश का गोला फेंका। यह एक साधारण सामान्य गोला सा लग रहा था, लेकिन रेजमैन की ओर तेजी से बढ़ते हुए प्रकाश के गोले ने जगह को विकृत कर दिया। इसने रेजमैन को बचने का कोई रास्ता भी नहीं दिया। रेजमैन दहाड़ा। उसने अपने 5 हथियारों से एक और प्रकाश का गोला इकट्ठा किया और इस नए बने गोले को उस प्रकाश के गोले पर वापस फेंका जो उस समय उसकी ओर आ रहा था।
धमाका। रेजमैन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नए प्रकाश गोले से दूसरे प्रकाश गोले पर प्रहार करने की पूरी कोशिश की थी। हवा में उड़ते दोनों प्रकाश गोले आपस में टकराते ही फट गए। रेजमैन के लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उसके खिलाफ जारी की गई अराजक शक्ति ने उसके सारे हथियार तुरंत नष्ट कर दिए। इसके अलावा उसका कवच चकनाचूर हो गया और उसके पास मौजूद हर एक वस्तु पलक झपकते ही नष्ट हो गई। हालांकि इस सब में सबसे अजीब बात यह थी कि रेजमैन को कोई चोट नहीं आई। यहाँ तक कि जब उसने आखिरी बार चिल्लाया तब भी वह ठीक निकला। उस डरावनी शक्ति ने सिर्फ उसके कवच और हथियार तोड़ दिए थे। उसके पास मौजूद हर चीज़ नष्ट हो गई थी, लेकिन वह खुद घायल नहीं हुआ था। उसका एक भी बाल झुलसा नहीं था। रेजमैन चीखा क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी जान जाने वाली है। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा। उसका मुंह खुला हुआ था और चेहरा हरा हो गया था। वह शर्मिंदा लग रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ईविल आई ने कहा। रेजमैन के तीनों चेहरे हरे और लाल हो गए। उसने अपना कागज फाड़ दिया और जेनो बीन स्क्रॉल छोड़ दिया। बुरी नज़र तो सचमुच बुरी नज़र है। डिस्ट्रॉइड के कुलीन लोग उसके सामने बच्चे जैसे थे। वे एक ही स्तर के नहीं थे। उसने रेजमैन की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया और किसी तरह उसे चोट पहुंचाए बिना ऐसा करने में कामयाब रहा। ईविल आई उसकी शक्ति को किसी देवता की तरह नियंत्रित करती है। उसे देवता माना जाता है। मुझे नहीं पता कि उसे कितनी बार देवता माना गया है। लगता है माकीज रैंकिंग में नंबर 1 बनने की कोई और संभावना नहीं है। रेजमैन ड्रैगन इट और लोन बैम्बू जितना ही अच्छा है, लेकिन अगर वो भी ईविल आई के सामने इतना बेकार था तो कोई भी माकीज उसे हरा नहीं सकता। ऐसा लगता है कि नंबर 1 पर कब्जा करने वाले का फैसला हो गया है। बुरी नज़र, कितना डरावना आदमी है। लड़ाई देखने वाले लोग हैरान रह गए। वे ईविल आई की बहुत तारीफ कर रहे थे। वह इतना अच्छा था कि दूसरे लोग उसकी प्रतिभा से ईर्ष्या भी नहीं कर सकते थे। ईविल आई और रेजमैन की लड़ाई देखने के बाद हानसेन सदमे में था। इसकी मुख्य वजह थी ईविल आई द्वारा लड़ाई में जीत का तरीका। रेजमैन की शक्ति का बोल्ट 5 अलग अलग तात्विक ऊर्जाओं का एक संयोजन था और ईविल आई ने उसे इस तरह तोड़ा कि वह सुपर स्पैन की याद दिला रहा था। इस प्रहार ने प्रतिद्वंद्वी की तकनीक की अनुक्रम संरचना को नष्ट कर दिया था और फिर उसे और भी मजबूत बना दिया था। बुरी नज़र की शक्ति डोंगशुआन सूत्र से बहुत मिलती जुलती है। उससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। हानसेन ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह इस लड़ाई से ज़्यादा कुछ नहीं सीख सका। रेजमैन जैसा कोई भी व्यक्ति ईविल आई को इतनी जोर से नहीं हरा सका कि वह अपनी असली क्षमताएं दिखा सके। हमें ईविल आई के खिलाफ लड़ने के लिए लोन बैम्बू जैसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत होगी। हानसेन ने यह देखने के लिए सूची पर गौर किया कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन अंत में उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य मिला। अगर वह और ईविल आई अपनी लड़ाइयाँ जीतते रहे तो हानसेन का सामना लोन बैम्बू से पहले ईविल आई से होगा। हानसेन लोन बैम्बू को ईविल आई से लड़ते हुए तब तक नहीं देख पाएगा जब तक कि वह खुद लोन बैम्बू से हार न जाए। और लोन बैम्बू से भिड़ने से पहले उसे ड्रैगन आर्ट से निपटना होगा। वह हानसेन के अगले विरोधियों में से एक था। ये शेड्यूल बहुत खराब है। ये सारे बड़े बड़े बदमाश मेरे खिलाफ क्यों खड़े किए जा रहे हैं? हानसेन को लगा कि उसका अवसाद बढ़ रहा है। उसे अपने विरोधियों से डर नहीं था, लेकिन वह प्रतियोगिता जीतने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहता था। हानसेन ने दूसरे टीए के मुकाबलों पर नज़र डाली। उसने देखा कि ज़ीकिंग किंग गर्ल्स के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर ज़ीकिंग किंग का नाम पढ़ते ही उसका दिल धड़क उठा। ज़ीकिंग ने सिर्फ ज़ीकिंग नाम लिखा था, उसने अपनी जाति नहीं लिखी थी। हानसेन चिंता में अर्ल की सूची पलटता रहा, लेकिन सबके नाम देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। गु किंगचेंग ने अपना नाम नहीं लिखा था, इसलिए शायद उसने भाग नहीं लिया था। अगर वह शामिल हो जाती और उसकी जाति को मानव के रूप में पहचाना जाता तो ये शुभ संकेत नहीं होता। पूरी संभावना थी कि पाखंडी देवता उसका शिकार करना चाहेगा। हानसेन ने जल्दी से ज़ीरो को फ़ोन किया। उसे डर था कि उनके संवादों पर नज़र रखी जा सकती है, इसलिए उसने प्लैनेट इक्लिप्स से सीधे संपर्क नहीं किया। उस समय इतना कुछ चल रहा था कि वह ये सब भूल गया था। हानसेन ने ज़ीरो को गॉड्स रिट्रीब्यूशन से हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया। फिर उसने ज़ीरो से गु किंगचेंग और बाकी लोगों से संपर्क करने को कहा ताकि उन्हें बताया जा सके कि वे अभयारण्यों से आए इंसानों के बारे में कुछ भी न कहें। हानसेन ने यह बात पहले भी कही थी, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने सोचा कि उन्हें फिर से याद दिलाना बेहतर होगा। ज़ीरो को लगा कि ज़ीकिंग ही उनका एकमात्र साथी था जो मुकाबलों में शामिल हुआ था। ज़्यादातर लोग ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लेना पसंद नहीं करते जिनमें ज़्यादा फ़ायदे न हों। सिर्फ ज़ीकिंग किंग, जिसे अच्छी लड़ाइयाँ पसंद थीं, ही शामिल हुआ था। हानसेन ने एक छोटी सी लड़ाई खत्म करने के बाद ज़ीकिंग का मुकाबला देखने गया। ज़ीकिंग के जीनो हथियार उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी ओर खींचने में मदद करते थे, इसलिए वह खड़े होकर दुश्मन को अपने ही छाया क्लोन से लड़ते हुए देख सकता था। वह अक्सर ऐसा करता था और जब भी दुश्मन थक जाता या घबरा जाता तो वह झपट्टा मारकर उसे मुक्का मार देता।
वह लगातार एक चौंकाने वाला प्रदर्शन करता था, खासकर एक अर्ल के लिए। हान सेन ने यिशा को भी लड़ते देखा। उसने सोचा, वह औरत बहुत ज्यादा हिंसक है। उसके दांतों की शक्तियां बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को भी भगा देने के लिए काफी थीं। हालांकि अभी तक उसका सामना किसी अर्धदेवी से नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम साधारण राजा तो उसे हरा नहीं पाएंगे। लेकिन हान सेन लिटिल फ्लावर से मिल नहीं पाया था, और ये लड़का ही वह था जिसे वह किसी और से ज्यादा देखना चाहता था। लिटिल फ्लावर की विरासत बनाने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि उसे अभी तक किसी मजबूत दुश्मन से लड़ना बाकी था। शायद यही वजह थी कि वह अब तक अपराजय साबित हुआ था। मेरी अगली लड़ाई ड्रैगन आर्ट से है। मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हान सेन को लंबी लड़ाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस हर लड़ाई को जितना हो सके आसानी से पार करना चाहता था। हालांकि हान सेन की ड्रैगन आर्ट के साथ लड़ाई ने काफी लोगों को आकर्षित किया था। ज्यादातर लोगों ने उसकी पिछली कुछ लड़ाइयों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार उसका मुकाबला कुख्यात ड्रैगन आर्ट से था। कई जातियां अपने या अपने उत्तराधिकारियों के लिए रैंकिंग में बढ़त हासिल करने के लिए ड्रैगन आर्ट की जांच पड़ताल कर रही थीं। बेशक उनका ध्यान हमेशा ड्रैगन आर्ट पर ही रहता था। हान सेन ने जब लड़ाई में प्रवेश किया तो लोगों का ध्यान उसकी ओर गया, और किसी को पता चला कि वह वही व्यक्ति था जिसने खान को हराया था। ये इंसानी डॉलर कौन है? ये तो कमज़ोर नहीं लग रहा। जो कोई भी खान को हरा सकता है, उसमें कुछ न कुछ ताकत तो होनी ही चाहिए। हालांकि यह सच हो सकता है, वह ड्रैगन आर्ट से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। ड्रैगन आर्ट ये लड़ाई जीतेगा। देखते हैं कि डॉलर पहले उसे कितनी परेशानी में डाल पाता है। अगर वह कम से कम ड्रैगन आर्ट को घायल कर पाता है या अपनी असली ताकत दिखा पाता है, तो अगली बार लोन बैम्बू से लड़ते समय ड्रैगन आर्ट खतरे में पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, चाहे कोई भी जीते, बुरी नज़र पहले आएगी। हमारी बुरी नज़र बहुत तेज है। बुरी नज़र अजेय है। बातचीत का विषय चाहे जो भी हो, अंततः बात ईविल आई पर आ पहुंची। उस जेनो बीइंग स्क्रॉल में ईविल आई को किसी भी राजा से ज्यादा ध्यान मिला। जब हान सेन ने जेनो बीइंग स्क्रॉल में पुनः प्रवेश किया तो उसका प्रतिद्वंद्वी ड्रैगन आर्ट था। हान सेन ने सीधे ड्रैगन आर्ट की ओर देखा। वह उन सभी ड्रैगनों जैसा था जिन्हें हान सेन ने पहले देखा था। वह बेहद ताकतवर था और उसकी उपस्थिति भयावह थी। उसकी जीवन शक्ति किसी ज्वालामुखी की तरह लग रही थी जो फटने के कगार पर हो। ड्रैगन निडर और आत्मविश्वासी थे, और उनके कवच की परतों के बावजूद हान सेन उन्हें तुरंत पहचान सकता था। हान सेन अब तक कई ड्रैगन्स से लड़ चुका था, इसलिए वह उनके बारे में काफ़ी जानता था। हालांकि ड्रैगन आर्ट ड्रैगन 9 से ज़रूर अलग लग रहा था। उसके पास सोने का कवच था जो 4 मुंह वाले 8 भुजाओं वाले बुद्ध आत्मा कवच से ज़्यादा अलग नहीं लग रहा था। हालांकि उसके हाथ में ड्रैगन भाला नहीं था, बल्कि वह बस अपनी मुठ्ठियां तानकर हान सेन के सामने खड़ा था। दोनों ने सोने के कवच पहने थे। ड्रैगन आर्ट 3 मीटर लंबा था, जबकि हान सेन 2 मीटर लंबा था। और हान सेन में ड्रैगन आर्ट जैसी मांसपेशियां नहीं थीं। तुलनात्मक रूप से उसका शरीर काफ़ी दुबला पतला था, और ड्रैगन आर्ट के पास वो डरावने ड्रैगन पंख थे। इन सब की वजह से ड्रैगन आर्ट हान सेन से कहीं ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। वे दोनों सोने का कवच पहने हुए हैं, लेकिन ड्रैगन आर्ट इतना सुंदर क्यों दिखता है, जबकि डॉलर लगभग अस्त व्यस्त दिखता है? ये ड्रैगन का 8वां ड्रैगन है। इनमें स्वाभाविक रूप से एक शानदार उपस्थिति होती है। किसी छोटे से इलाके के कुलीन लोग इतनी कुलीनता नहीं दिखा सकते। हाँ, अब तो ऐसा लग रहा है कि उनमें से सिर्फ एक ही रईस है और दूसरा कोई सस्ता नकलची है। लेकिन वह डॉलर कमज़ोर नहीं लग रहा। शायद वह ड्रैगन आर्ट को पसीना बहाने पर मजबूर कर देगा और हमें और जानकारी दिला पाएगा। मुझे उम्मीद है कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रहेगा कि हम कुछ मूल्यवान सीख सकें। जब हमारे उत्तराधिकारी ड्रैगन आर्ट से लड़ेंगे तो उनके लिए जीतना कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। लड़ाई देख रहे ड्रैगन्स और डैमन्स खुश नहीं थे। वे कुछ समय से डॉलर पर नज़र रख रहे थे और उन्हें पता था कि वह एक कठिन दुश्मन है। खासकर ड्रैगन 9 और बाकी लोग। वे ड्रैगन आर्ट को लेकर बहुत चिंतित थे। हालांकि उन्हें ड्रैगन आर्ट के न जीतने की चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस रहस्यमयी डॉलर और उसकी अनजानी क्षमताओं की चिंता थी। वे ड्रैगन आर्ट को धोखा खाते हुए नहीं देखना चाहते थे। काले पत्थरों से बने एक पहाड़ पर ड्रैगन आर्ट ने शांति से अपने प्रतिद्वंद्वी हान सेन को देखा। उसने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। हर फड़फड़ाहट पिछले वाले से ज़्यादा जोरदार थी। वह ड्रैगन 9 और बाकियों से अलग था। ड्रैगन आर्ट को पारंपरिक ड्रैगन भाले पसंद नहीं थे जो बाकियों को पसंद थे। वह अपने शरीर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करता था। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। ड्रैगन आर्ट का शरीर अंतरिक्ष के ताने बाने को चीरता हुआ सीधे हान सेन के सामने आ गया। उसकी मुट्ठी स्टील के रॉकेट की तरह थी जो हान सेन के सिर पर वार करने के लिए तैयार थी। हालांकि मुट्ठी के उतरने से पहले ही उसकी स्वर्णिम ड्रैकोनिक उपस्थिति बिजली से टूट गई। हान सेन ने चकमा नहीं दिया।
इसके बजाय उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के वार का सामना करने के लिए अपनी मुट्ठी ऊपर उठा ली। वेदना, मुंह एक दूसरे पर टूट पड़े और जब वे टकराए तो दोनों के शरीर हिल गए। फिर भी दोनों में से कोई भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वे बस पीछे की ओर झुक गए, उनकी बाहें अभी भी आगे की ओर थीं। ये सब एक ही पल में हुआ और देखने वालों की पलकें झपकने से पहले ही उनके शरीर फिर से सीधे हो गए। दोनों ने एक और मुक्का मारा, फिर उनकी मुट्ठियां एक दूसरे पर बार बार टकराने लगीं। ड्रैगन आर्ट और हानसेन युद्ध के आसमान में जम गए, मुट्ठियां बार बार टकरा रही थीं। उस डॉलर का शरीर कमाल का मजबूत है, वो तो ड्रैगन आर्ट से भी सीधे टक्कर ले सकता है। कई लोग और जीव इस नज़ारे से प्रभावित हुए। ड्रैगन पूरे ब्रह्मांड में सबसे बहादुर थे। सभी जानते थे कि वे ताकतवर होते हैं और ड्रैगन आर्ट इस पीढ़ी का सबसे ताकतवर था। उसका ड्रैगन शरीर सर्वोच्च श्रेणी का था और इसमें कोई शक नहीं था। एक मार्क्विस जाति का, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था, अब उस ड्रैगन बॉडी से लड़ रहा था। डॉलर की सोने की आकृति अब थोड़ी डरावनी लग रही थी। लगभग इसी समय ईविल आई ने अपनी लड़ाई खत्म कर ली थी। उसे लड़ाई में होने वाली थोड़ी बहुत परेशानी से भी छुटकारा मिल गया, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी हार मान चुका था। मौजूदा मुकाबलों की सूची देखने के बाद ईविल आई का पहला विचार लोन बैम्बू को ढूंढने का था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लोन बैम्बू भी अपनी लड़ाई खत्म कर चुका था। तो ईविल आई ने कुछ और जगहों पर नज़र डाली। कुछ और जगहों पर जिनमें उसकी रुचि थी अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन कई पहले ही खत्म हो चुके थे। उसने ड्रैगन आर्ट पर नज़र डालने का फैसला किया और वहां उसने हानसेन को ऐसे लड़ते हुए पाया कि वह हैरान रह गया। ईविल आई केवल ड्रैगन आर्ट को देखना चाहता था, लेकिन जब उसने लड़ाई देखी तो उसका ध्यान तुरंत हानसेन पर चला गया। आंख, क्या देख रहे हो? एक छोटी लड़की उसके पास खड़ी थी। उसने उसका हाथ खींचा, अपना सिर उठाया और सीधे उसकी तरफ देखने लगी। वह बहुत उत्सुक लग रही थी। मैंने एक आदमी को देखा है जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगता है, ईविल आई ने सरलता से कहा। जब छोटी लड़की ने यह सुना तो उसके चेहरे का कौतूहल गायब हो गया। वह निराश दिखी और बोली, देखो, तो वह कोई मरा हुआ आदमी होगा जो चल फिर रहा होगा। दिलचस्प लोग हमेशा जल्दी मर जाते हैं। हाँ, यही उनकी नियति है। इसका दोष मुझ पर नहीं मढ़ा जा सकता। बुरी नज़र मुस्कुराए। छोटी लड़की भी मुस्कुराए। दिलचस्प लोग हमेशा जल्दी क्यों मर जाते हैं? क्या भगवान उन्हें पसंद नहीं करते? ईविल आई ने सिर हिलाया। नहीं, ईश्वर उनसे प्रेम करता है, इसीलिए उन्हें इतनी सारी दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि वे आमतौर पर खतरनाक होते हैं और इसीलिए वे ज़्यादातर लोगों से पहले मर जाते हैं। मुझे लगता है कि यह बात सही है। छोटी लड़की को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये नहीं बता सकी कि वह क्या है। फिर छोटी लड़की ने पूछा, क्या ये दिलचस्प आदमी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं जल्द ही मरने वाला है? वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा, ईविल आई ने कंधे झुकाते हुए कहा। क्या होगा अगर वह तुमसे मिल जाए? छोटी लड़की ने पलकें झपकाते हुए पूछा। मुझे वे लोग पसंद नहीं जो मुझसे अधिक दिलचस्प हैं, ईविल आई ने ठंडे स्वर में कहा। दोनों हाथों में हाथ डाले एक पुराने शहर की ओर चल पड़े। छोटी लड़की बार बार उससे सवाल पूछ रही थी। वेदना, एक डरावनी शक्ति पहाड़ पर टूट पड़ी, जिससे उसकी उबड़ खाबड़ सतह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। हानसेन और ड्रैगन आर्ट के शरीर टक्कर से उड़ गए। वे दोनों ठीक 50 मीटर पीछे उड़ गए। गड्ढे के उस पार उन्होंने एक दूसरे को देखा। यह एक अच्छी लड़ाई है, लेकिन मुझे डर है कि हम अभी तो शुरुआत ही कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम और टिक सकोगे, ड्रैगन आर्ट ने कहा। फिर उसके शरीर से एक विशाल ड्रैगन लाइट फूट पड़ी। वह लंबा हो गया और उसकी मांसपेशियों में लहरें उठने लगीं। भूतिया ड्रैगन के शल्क उसके पूरे शरीर पर फैल गए, एक कवच बन गए। उसका शरीर सोने का बना हुआ लग रहा था। जेनोजेनिक ड्रैगन आर्ट और भी ज्यादा शक्तिशाली था। सुनहरी ड्रैगन हवा एक ईविल ब्रेकर ड्रैगन लाइट बन गई। ये ड्रैगन 9 की ईविल ब्रेकर ड्रैगन लाइट से अलग थी। ड्रैगन आर्ट की ईविल ब्रेकर ड्रैगन लाइट उतनी सघन नहीं थी, लेकिन उसमें एक विशाल शक्ति थी जो ड्रैगन 9 में नहीं थी। ड्रैगन आर्ट का जेनोजेनिक ड्रैगन शरीर अब हवा में था और उसने अभी तक हमला नहीं किया था। उसकी सुनहरी आंखें हानसेन को घूर रही थीं। मेरा सुनहरा ड्रैगन शरीर अविनाशी है, मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार हो। हानसेन ने ड्रैगन आर्ट को देखा और धीरे से उसे डांटा। तुम्हें अपनी शक्तियां दुश्मन को नहीं बतानी चाहिए। ड्रैगन निडर हैं, अगर पूरी दुनिया मेरी शक्तियों को जान भी ले तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर भी जीतूंगा, ड्रैगन आर्ट ने कहा। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे हानसेन के सामने टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन इस बार ड्रैगन आर्ट ने सिर्फ अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ही वह पास आया, उसका पूरा शरीर एक घातक हथियार बन गया। मानो कोई पारा गिर गया हो जो लगातार हमलों की झड़ी लगाकर हानसेन के शरीर को तहस नहस करने की कोशिश कर रहा हो। उंगली, हथेली, मुट्ठी, कोहनी, टांग, घुटना, पीठ, पंख, सींग, टांग, कंधा,
यहाँ तक कि सुनहरे ड्रैगन के बाल भी एक घातक हथियार बन गए। जब उसका शरीर हिलता था तो उसमें शक्ति आ जाती थी। ड्रैगन आर्ट का पूरा शरीर सोने की हत्या करने वाली मशीन बन जाता था। ड्रैगन आर्ट ने बचाव का रास्ता पूरी तरह छोड़ दिया था क्योंकि उसके सारे कौशल आक्रमण पर आधारित थे। इन सभी हमलों के बाद ड्रैगन आर्ट और भी शक्तिशाली हो गया। लहरों की तरह एक साथ जमा होकर ड्रैगन लाइट और भी बड़ा हो गया। नज़दीकी मुकाबले में हान सेन एक तरह से ग्रैंड मास्टर थे। ड्रैगन आर्ट उनसे कम नहीं थे, इसलिए वो उंगली से उंगली और हथेली से हथेली का इस्तेमाल करके हर वार का जवाब दे सकते थे। हान सेन ड्रैगन आर्ट के हर हमले को नाकाम करने में सक्षम थे। ड्रैगन आर्ट के हमले उफनते ज्वार की तरह तेज थे, लेकिन उसमें बचाव की कमी थी। अगर उसके हमले कमज़ोर होते तो वह हमला करने के लिए तैयार रहता। हान सेन को मौका मिल गया और उसका हाथ चाकू बन गया और उसने ड्रैगन आर्ट की छाती पर वार किया। जैसे ही उसने ड्रैगन के सुनहरे शल्कों को चीरकर उसके मांस और सुनहरे खून को उजागर किया, चिंगारियों की एक आतिशबाजी फूट पड़ी। हालांकि ड्रैगन आर्ट को अपने घाव की जरा भी परवाह नहीं थी। वह हान सेन पर लगातार वार करता रहा, मानो घायल शरीर उसका था ही नहीं। और तो और घाव पल भर में भर गया, एक निशान भी नहीं बचा। वेदना। चूंकि हान सेन ने अभी अभी ड्रैगन आर्ट पर वार किया था, इसलिए उसके लिए जवाबी हमले से बचना बहुत देर हो चुकी थी। उसने ड्रैगन आर्ट की मुक्का रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके हाथ की रक्षा करने वाला कवच ड्रैगन आर्ट के वार से टूट गया। हान सेन का शरीर 50 मीटर पीछे धकेल दिया गया, इससे पहले कि वह रुककर खुद को स्थिर कर पाता। उसके पैरों ने जमीन में गहरी खाई खोद दी थी। ड्रैगन आर्ट दहाड़ा और अपने हमले में ढील नहीं दी। वह अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे दबाया नहीं जा सकता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ड्रैगन को दुनिया में सबसे बहादुर माना जाता है। इतनी शक्तिशाली आक्रमण शक्ति के साथ उन्हें अपने स्तर के किसी भी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। हान सेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की तारीफ की। उसकी शक्ति ड्रैगन आर्ट जितनी ज्यादा नहीं थी। जेडस्किन ने उसके शरीर को और मजबूत बनाया, लेकिन जब वह मार्क्विस के स्तर तक पहुंचा तो उसे कुछ बर्फीली शक्तियां भी मिलीं। विकास पूरी तरह से उसके शरीर को मजबूत बनाने पर केंद्रित नहीं था, इसलिए सुनहरे ड्रैगन शरीर की तुलना में वह कमजोर स्थिति में था। हान सेन इस लड़ाई में जेडस्किन गॉडलाइट्स का उपयोग नहीं कर सकते थे, अन्यथा लोगों को संदेह हो सकता था कि वे हान सेन हैं। हालांकि यदि वे ऐसा कर पाते तो उनके जीतने की संभावना काफ़ी बेहतर होती। ड्रैगन आर्ट लगातार मजबूत होता जा रहा था। हान सेन इस समय भारी नुकसान में था और दर्शक भी इस बात से हैरान थे कि हालात कैसे बदल रहे थे। ड्रैगन आर्ट बहुत शक्तिशाली है। इतनी ताकत के साथ ड्यूक्स को गिराना आसान काम होगा। ड्रैगन की नस्ल मजबूत होती जा रही है। ड्रैगन आर्ट भी इस पीढ़ी का 8वां ही है। वह बहुत ताकतवर है। उसके स्तर का कोई भी उसे कभी हरा नहीं सकता। डॉलर बुरा नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। आखिरकार उसने ड्रैगन आर्ट को इस मुकाम तक पहुँचाया ही है। ये पहली बार था जब उसे किसी रैंक फाइट में अपने सुनहरे ड्रैगन शरीर का इस्तेमाल करना पड़ा। डॉलर वाकई काफ़ी ताकतवर है। वह ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन मार्क्विस में से एक होगा। अगर उसे ड्रैगन आर्ट के खिलाफ मुकाबला करने का दुर्भाग्य न झेलना पड़ता तो वह निश्चित रूप से बहुत आगे जा सकता था। मुझे यकीन है कि शीर्ष 10 में पहुंचना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। कितनी शर्म की बात है, ड्रैगन अब भी सबसे ताकतवर हैं। अपनी ताकत और सुनहरे ड्रैगन शरीर के साथ ड्रैगन आर्ट निश्चित रूप से बुरी नज़र को चुनौती दे सकता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सुनहरे ड्रैगन शरीर के कारण ड्रैगन आर्ट अजेय है, लेकिन इसके अलावा उसकी आक्रमण शक्ति की भी कोई सीमा नहीं है। ये बढ़ती ही जा रही है। अगर उसका सुनहरा ड्रैगन शरीर इतना मजबूत है तो वह किसी राजा से भी भिड़ सकता है। मुझे लगता है कि राजा से लड़ना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। चाहे उसका सुनहरा ड्रैगन शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह राजा की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह बिना किसी परेशानी के ड्यूक से जरूर मुकाबला कर सकता है। स्काई पैलेस के अंदर युनसुई, युनसुशांग, थाउजेंड फेदर क्रेन और फर्स्ट डे एक साथ लड़ाई देख रहे थे। युनसुई चौंक गई। ड्रैगन कितना शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि आकाश के शरीर उनसे कमजोर होंगे। 1000 पंख वाले सारस ने सिर हिलाया और कहा, 10 उच्च जातियों में से एक होने के नाते ड्रैगन वास्तव में हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन सिर्फ प्राणशक्ति हमारी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। लड़ाइयाँ हमेशा एक ही चीज़ पर निर्भर करती हैं, और वह है युद्ध में योद्धा का कौशल। लेकिन हाँ, ये ड्रैगन आर्ट शारीरिक रूप से सबसे शक्तिशाली है। स्काई पैलेस में जितने भी हैं उनमें से मेरा मानना है कि केवल लोन बैम्बू ही उसे चुनौती दे सकता है। हान सेन के बारे में क्या? युनसुई ने कहा, हान सेन ताकतवर है, लेकिन वह आकाश का नहीं है। मैं तो बस आकाश और ड्रैगन की तुलना कर रहा हूँ। 1000 पंखों वाला सारस युनसुई की ओर मुस्कुराया। युनसुई शर्मा गई, मैं तो बस कह रही थी। वैसे भी हमें नहीं पता कि हान सेन इस समय कहाँ है। फर्स्ट डे ने आह भरी।
फर्स्ट डे की बात सुनते ही युन सुई तुरंत उदास हो गई। युन सुशांग ने कहा, क्या मिस्टर ड्रीम ने नहीं कहा था कि हान सेन अभी जिंदा है? मिस्टर ड्रीम झूठ बोलने वालों में से नहीं हैं। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही यहाँ वापस आ जाएंगे। मुझे पता है कि वह ज़रूर होगा। बस अफसोस की बात है कि वह जेनो बीइंग स्क्रॉल में हिस्सा नहीं ले सका, युन सुई ने कहा। हान सेन ने देखा कि ड्रैगन आर्ट बिना रुके और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। हान सेन उसे कई बार चोट पहुंचाने में कामयाब रहा था, लेकिन हर चोट के बाद ड्रैगन आर्ट की रिकवरी पावर बहुत ज़्यादा साबित हो रही थी। हर चोट के बाद वह मानो नए पलों में बदल जाता था। हान सेन अपनी दांतों की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था, और यदि वह कर भी लेता तो भी वह सोने के ड्रैगन शरीर को टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम साबित नहीं हो पाता। ड्रैगन आर्ट ने जो कहा था वह सही था। उसे अपने बराबर के किसी भी व्यक्ति से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर प्रतिद्वंद्वी को उसकी शक्तियों के बारे में पहले से पता भी हो तो भी संभावना यही थी कि वे उसे हरा नहीं पाएंगे। हान सेन ड्रैगन आर्ट से लड़ तो सकता था, लेकिन अब वह अपनी ज़्यादातर शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपने डॉलर व्यक्तित्व में था। इसलिए उसने ड्रैगन आर्ट से लड़ना छोड़ दिया। हार मानने का मतलब यह नहीं था कि हान सेन हारने को तैयार था। वह बस ये सब खत्म करना चाहता था। ड्रैगन आर्ट हान सेन का पीछा करते हुए मानो किसी कत्ल मशीन की तरह था। हान सेन उसे हिला नहीं पा रहा था, इसलिए उसने कुछ करने की ठान ली। ड्रैगन आर्ट की मुट्ठी फिर उसके सामने प्रकट हुई और उसने उसे चुनौती देने के लिए सोने की एक चीज़ उठाई। यह एक सिक्का था और ड्रैगन आर्ट के माथे पर निशाना साधा। यह उस पर बिजली की तरह गिरा। इतनी नज़दीकी से ड्रैगन आर्ट बच नहीं पा रहा था। अगर उसके पास काफ़ी समय भी होता तो भी वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। उसने सिक्के को नज़रअंदाज किया और हान सेन की ओर बढ़ता रहा। हान सेन ने ड्रैगन आर्ट पर एक मुक्का मारा। उसकी मुक्का हवा में चुपचाप फिसल गई और उसे तुरंत पीछे धकेल दिया गया। मुक्का लगते ही हान सेन का शरीर बादल की तरह ऊपर तैरने लगा। हान सेन आकाश में भारहीन होकर लटका हुआ था, लेकिन वह शांति से ड्रैगन आर्ट को देख रहा था। सिक्का अब ड्रैगन आर्ट के माथे पर लगा हुआ था। ड्रैगन आर्ट झुक गया और फिर अपने पंख फड़फड़ाने लगा, दूरी कम करके वापस आसमान में हान सेन से लड़ने के लिए। लेकिन जब उसने अपने ड्रैगन जैसे पंख फड़फड़ाए तो उसने पाया कि वह ऊपर नहीं उठ पा रहा है। वह अभी भी ज़मीन पर ही था। सब हैरान थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन आर्ट के साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज़ ने रोका हुआ था, लेकिन ड्रैगन्स की इविल ब्रेकर शक्तियाँ उन पर आने वाली किसी भी बीमारी को दूर करने में सक्षम होनी चाहिए थीं। सील शक्तियाँ उन पर काम नहीं करती थीं, और यही आधा कारण था कि उन्हें अजेय माना जाता था। लेकिन इस समय ड्रैगन आर्ट किसी शक्ति द्वारा दबा हुआ था। वह उड़ने में असमर्थ था, जिससे उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तुम बहुत घमंडी हो। ड्रैगन का शरीर निश्चित रूप से मजबूत है, लेकिन ये हर चीज़ से अभेद्य नहीं है, हान सेन ने हवा में लटकते हुए निश्चितता के साथ कहा। ड्रैगन आर्ट दहाड़ा और उसकी ड्रैगन लाइट ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसने अपने माथे पर लगे सिक्के को पकड़ा और उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी ड्रैगन लाइट छोड़ी, सिक्का अभी भी उसके माथे से चिपका हुआ था। वह नहीं निकल रहा था। कई लोगों ने ड्रैगन आर्ट को अपने माथे से सिक्का हटाने की कोशिश करते देखा। हमला करने के बजाय हान सेन बस आसमान में तैरता रहा और ड्रैगन आर्ट को सिक्के से जूझते देखता रहा। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, सिक्का उसके माथे पर ही टिका रहा। ड्रैगन आर्ट गुस्से में था। उसे सिक्के की परवाह नहीं थी। वह हान सेन को पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी पर लगी ड्रैगन लाइट ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी, लेकिन जब ड्रैगन आर्ट आगे बढ़ा तो उसके घुटने नरम पड़ गए और मुड़ गए। वह ज़मीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। जब उसने हान सेन पर हमला करने की कोशिश की तो उसका शरीर तुरंत दबाव में मुड़ गया। एक सिक्के ने ड्रैगन आर्ट जैसे कुलीन वर्ग को इस तरह दबा दिया, ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह एक ऐसा हुनर था जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सुना था। डिंग! सिक्के पर अंकित अंक 1 था। जब ड्रैगन आर्ट आगे बढ़ा तो वह अंक 2 हो गया। उस पर पहले से ही 2 गुना दबाव था। यही कारण था कि ड्रैगन आर्ट इतनी जोर से घुटनों के बल गिरा कि धरती धंस गई। ये कैसी जीनोकला है? ये ड्रैगन को भी दबा सकती है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। उसका शरीर तो ड्रैगन जितना ही शक्तिशाली होगा, और ऐसी खौफनाक जीनो आर्ट के साथ। वाह, इंसान तो डरावने होते हैं। सोच रहा हूँ ये इंसान कहाँ से आते हैं। यदि हम इस दौड़ पर दावा करने में सक्षम हो जाते हैं और उन्हें अपने साथ शामिल कर लेते हैं तो वे बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। डॉलर नाम और ह्यूमन नाम देखकर अभिजात वर्ग को अजीब लगा। उनके दिमाग में तरह तरह के विचार पनपने लगे। ड्रैगन आर्ट ज़मीन से उठा और हान सेन पर एक जोरदार मुक्का मारा। हालांकि उसका शरीर अभी भी सिक्के से दबा हुआ था, इसलिए मुक्का धीरे धीरे चला। ये काफ़ी कमज़ोर भी था, क्योंकि सिक्के के जोर को थामने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। हान सेन हवा में स्थिर रहा, उसने बचने की जहमत भी नहीं उठाई।
उसने बस ड्रैगन आर्ट की सुनहरी ड्रैगन लाइट पर मुक्का मारा और उसे चकनाचूर कर दिया। डिंग, सिक्के पर संख्या 2 से 3 हो गई। दबाव और भी बढ़ गया। ड्रैगन आर्ट को और भी ज्यादा बल का सामना करना पड़ा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने बिना गिरे उसे झेलने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। हान सेन द्वारा संशोधित सिक्का अब भी उससे एक विशेष जुड़ाव रखता था। हान सेन के पैसे बचाने के हुनर की तरह, हान सेन जितना ज्यादा सिक्के में शक्ति भरता, दबाव उतना ही बढ़ता। लेकिन इसका एकमात्र नुकसान ये था कि दबाव बढ़ाने के लिए हान सेन को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर इस प्रक्रिया में उसे कोई बाधा पहुंचती तो गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता। हालांकि ड्रैगन आर्ट हान सेन को आसानी से नहीं रोक पाता। उसे अपने सुनहरे ड्रैगन शरीर पर बहुत ज्यादा भरोसा था। अगर उसने अपने सुनहरे ड्रैगन शरीर का इस्तेमाल करके सिक्के को गिरने से पहले ही तोड़ने की कोशिश की होती या शायद उसे चकमा भी दिया होता तो वह खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पाता। डिंग, सिक्के पर लिखा नंबर एक बार फिर बदल गया। अब वह 3 से 4 हो गया था। ड्रैगन आर्ट का शरीर वजन के नीचे कांपने लगा था और जरा भी हिलना डुलना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। वह जीनो आर्ट बहुत डरावनी है। इससे दबाव और भी बढ़ रहा है। 1000 पंख वाला क्रेन चौंक गया। हालांकि सिर्फ 1000 पंख वाले सारस को ही ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। इस लड़ाई को देखने वाले सभी लोग हैरान थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ड्रैगन आर्ट जैसे किसी व्यक्ति को इस तरह कुचले जाते देखकर उनके सिर में खुजली होने लगी। अगर डॉलर ने अब ड्रैगन आर्ट पर हमला किया तो यह असंभव था कि ड्रैगन आर्ट हमले को पीछे हटा सके या पलटवार कर सके। वह हारने वाला था। हान सेन देखना चाहता था कि ड्रैगन आर्ट असल में कितना ताकतवर है। उसने हमला नहीं किया, बल्कि उसने बस सिक्के की शक्ति बढ़ा दी। हान सेन को ड्रैगन से थोड़ी नाराजगी थी और उनके साथ उसका व्यवहार शायद अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके प्रतिरोध के बारे में और जानना शायद फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ ड्रैगन आर्ट को मारने से ड्रैगन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे जानकारी प्राप्त करना एक वरदान होगा जिसे इकट्ठा न करना हान सेन की मूर्खता नहीं होगी। डिंग, जब सिक्का 7 के अंक पर पहुंचा तो ड्रैगन आर्ट के पैरों के नीचे की चट्टानें टोफू की तरह कुचल गईं। उसका शरीर पथरीली जमीन में धंसने लगा। वेदना, ड्रैगन आर्ट का सिर आगे की ओर झुक गया और उसका पूरा शरीर चट्टानों में धंसने लगा। वेदना, बिल्कुल नहीं। क्या ड्रैगन आर्ट सचमुच हार जाएगा? ड्रैगन आर्ट के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कैसे किया जा रहा है? वह डॉलर तो बहुत बढ़िया है। हमें उस खास हुनर को खोने से बचने का कोई उपाय सोचना चाहिए। सब लोग ये देखकर बहुत डरे हुए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि ड्रैगन आर्ट ही लड़ाई जीतेगा, लेकिन अब एक बड़ा मोड़ आ गया था। ड्रैगन आर्ट हार रहा था। हा 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 हा। अचानक ड्रैगन आर्ट पत्थर के भीतर अपनी जगह से हंसने लगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? हान सेन ने ड्रैगन आर्ट को दिलचस्पी से देखा। पागलों की तरह हंसते हुए ड्रैगन आर्ट बोला, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत समय हो गया जब कोई मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर पाया हो। तुम और तुम्हारी जीनो कला बहुत मजबूत है। और ये, ड्रैगन आर्ट ने ऐसा कहने के बाद अपना हाथ उठाया और चाकू से अपना सिर काट लिया। कच्चा सोने का ड्रैगन खून बह गया। शल्क और हड्डियां टूट गईं। उसने अपने सिर का एक हिस्सा काट लिया था। साफ चीरे से पता चला कि उसकी खोपड़ी के अंदर दिमाग हिल रहा था। फिर उसने दिमाग के कुछ हिस्से को काट दिया। वह हिस्सा जिस पर सिक्का लगा था जमीन पर गिर गया। ड्रैगन आर्ट फिर से आज़ाद हो गया और उसने खुद को पत्थर से बाहर खींच लिया। खड़े होने के बाद उसका सिर जल्दी ही ठीक हो गया। कोई निशान नहीं पड़ा। मैंने तुमसे कहा था, मेरा सुनहरा ड्रैगन शरीर मुझे अमर बनाता है। तुम बलवान हो, यह मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, और अगर तुम किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से लड़ोगे तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति से तुम जीत नहीं सकते। मैं अपने सिर का एक हिस्सा काटकर भी अपनी रक्षा कर सकता हूँ। ड्रैगन आर्ट क्रोध से उबल रहा था। उसके बोलने के बाद वह क्रोध फूट पड़ा और उसे भस्म कर दिया। भाई आर्ट बहुत ताकतवर है। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जीनो कला कितनी मजबूत है। भाई आर्ट बिना किसी परेशानी के अपना सिर काट सकता है। उसे तुम्हारी जीनो कला से क्या डर लगेगा? वाह, भाई आर्ट, ड्रैगन कमाल के हैं। ड्रैगन 9 और बाकी ड्रैगन दर्शक बेहद खुश थे। ड्रैगन आर्ट को वापस खड़ा देखकर उनका मनोबल काफी बढ़ गया। अन्य अभिजात वर्ग के लोग जिन्होंने ये दृश्य देखा था वे सभी स्तब्ध रह गए। सोने के ड्रैगन का शरीर बहुत मजबूत है। अगर कोई और उसके खिलाफ होता तो वह जरूर हार जाता। सुनहरे ड्रैगन शरीर को कोई हरा नहीं सकता। ड्रैगन को जरूर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा शक्तिशाली शरीर हर जाति के लिए वरदान है, लेकिन ड्रैगन तो बस 8वें नंबर का है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें सभी प्रकारों में सबसे बहादुर माना जाता है। डॉलर अब मुश्किल में है। ये मुकाबला निश्चित रूप से काफी दिलचस्प है। ड्रैगन आर्ट ने हान सेन की तरफ देखा जो आसमान में था।
ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरी तरह लड़ना चाहता हो, और अब सुनहरी ड्रैगन रोशनी लावा जैसी लग रही थी। उसका पूरा शरीर जलता हुआ सा लग रहा था। डॉलर, अपनी शक्तियों का जितना चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन ड्रैगन ने डर हैं। ड्रैगन 8 ने अपना सिर उठाया और हान सेन की ओर इशारा किया, जो आसमान में ऊपर था। वह उपस्थिति हर जगह थी। ऐसा लग रहा था मानो भगवान को भी ड्रैगन की इच्छा माननी पड़ रही हो। ये शर्म की बात है कि तुम पहले ही हार चुके हो, हान सेन ने दुखी होकर कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? ड्रैगन 8 ने भौहें चढ़ाईं। हान सेन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने केवल ड्रैगन 8 के माथे की ओर इशारा किया। सब ने उस तरफ देखा जहां हान सेन इशारा कर रहा था, और जब उन्होंने देखा कि वह क्या कह रहा है तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ड्रैगन 8 के सिर से कटा हुआ सिक्का अब उसके माथे पर वापस आ गया था। वेदना, वह शक्तिशाली स्वर्ण ड्रैगन शरीर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। ड्रैगन के आकार का एक गहरा सिंखोल बन गया।